गुड मॉर्निंग, गुड डी एक्शन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है जिसका कि नाम है मंडे मोटिवेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हर वीक के, हर एक सप्ताह के सोमवार को, मंडे के दिन हम लोग एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेके आएंगे, जिसे सुनकर आप लोगों को वहाँ से एक प्रेरणा मिलेगा और अपने लाइफ में आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। वहाँ से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने लाइफ में उतार सकते हैं और अपने लाइफ को एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो उससे पहले कुछ लाइंस है। जो मुस्कुरा रहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती दोस्तों, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती दोस्तों। जो जल रहा है तिल तिल, जो जल रहा है तिल तिल, उसी दिए में उजाला होगा। तो जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, जिंदगी में कई बार ऐसे हम लोग के पास समय समय आ जाती है, ऐसे कठिनाइयाँ आ जाती हैं जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया अब। ठीक है, कभी कभी हर किसी की लाइफ में एक ऐसा सीन आ जाता है, एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब लगता है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया और कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। ऐसे समय में कुछ लोगों की कहानियां ही हैं जो हमें प्रेरित करती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है। कुछ ऐसी ही कहानी आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। ये जो कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ में पैदा हुए कल्पना सरोज की। महाराष्ट्र के विदर्भ में पैदा हुए कल्पना सरोज की जो कहानी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो दौर देखा है जिसकी हम और शायद आप लोग भी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक समय उनके घर में हालात इतने खराब थे, इतने खराब थे कि उन्होंने, जो क्या होता है ना, गोबर के उपले बनाकर 2-2 रुपए में बेचती थी, उससे उनका घर का लालन पालन होता था। ठीक है, और इतनी मेहनत करने के बावजूद वो बहुत बड़ी एक करोड़पति उद्योगपति बन चुकी हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या है कल्पना सरोज, कैसे उन्होंने अपने जीवन की उस ऊंचाइयों को छुआ है, उस बुलंदियों को छुआ है, और कैसे हम उनसे कुछ चीज़ें सीख ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सन 1961 में महाराष्ट्र में अकोला जिले के छोटे से गांव में रोपड़ खेड़ा के गरीब दलित परिवार में जन्मी कल्पना सरोज की, जिनके पिता एक हवलदार थे। महीने के 300 रुपये लगभग वो वेतन था उनका उस टाइम, तो 300 रुपये महीने के कमाते थे। पिताजी हवलदार थे, दलित फैमिली से आते थे, और एक हवलदार होने के नाते उनको एक पुलिस क्वार्टर दिया गया हुआ था, उसी में सारे फैमिली मिलके रहते थे। कल्पना सरोज बचपन से पढ़ने में काफ़ी तेज थी। तो काफ़ी तेज थी मतलब पढ़ने में उनको मन लगता था, स्कूल में जाते थे, लेकिन दलित परिवार से होने के कारण उन्हें स्कूल्स में भी, विद्यालयों में भी, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तो उन विद्यालय में भी उनके साथ बहुत सारा भेदभाव किया जाता था। कोई उन्हें अपने साथ, अपने जो बड़े लोग थे, जो फॉरवर्ड जो लोग होते हैं, ना तो उन्हें अपने साथ खेलने देते थे, ना तो उन्हें अपने साथ खाना खाने देते थे। मतलब इस टाइप की वो उनके साथ कुछ उपेक्षाएं होती थी, जिन्हें लेकर के वो थोड़ा सा वो पीड़ित रहती थी। खैर, इन सबको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपने पढ़ाई को बरकरार रखा और वो मतलब पढ़ने में अच्छी थी, अपने स्टडी पे फोकस किया और आगे बढ़ती चली गई। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पहले बाल विवाह हो जाया करता, कम एज में लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी, और खास करके दलित परिवार में और पहले कर दी जाती, क्योंकि गांव मोहल्ला टोला लोग, बहुत सारे लोग शिकायत करने लगते हैं कि बेटी का अभी तक शादी नहीं हुआ। तो इस वजह से, इस चीज़ को, समाज के डर से उनके पिताजी ने महज 12 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी जाती है। शादी करा देने की, शादी जब करा दी गई तो ना तो उनका सिर्फ उनका पढ़ाई ही नहीं छूटा, पढ़ाई के साथ साथ उनके बहुत सारे जो सपने थे, वो जो पढ़ के बनना चाहती थी लाइफ में, वो सब भी सारे चकनाचूर हो गए। ये सब तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब वो ससुराल चली जाती हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब क्रश किया जाता है उन्हें। कभी खाना में नमक ज़्यादा है या तो कम है, उसके लिए उन्हें डांट पड़ती है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया भी है कि कैसे किसी कुछ न कुछ कारण को लेकर उनके ससुराल वाले उन्हें बाल घसीट के मारते थे, पीटते थे, उनके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता था। इन सब से कल्पना सरोज बहुत तंग आ गए। अब उन्हें लगा कि इस मतलब यहाँ रहना बेकार है। महज 6 महीने हुए थे शादी के और ऐसे ऐसे हालात देखने पड़ रहे थे। तो 6 महीने बाद क्या होता है, उनके पिताजी मतलब उनसे मिलने जाते हैं, और जब वो अपनी बेटी को उस हाल में देखते हैं जिसे उन्होंने इतने अच्छे से, प्यार से, दुलार से पाला था, पढ़ाया था, लिखाया था, और उस बेटी की ऐसी हालत, ऐसा देखकर उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है, उन्हें बुरा लगता है और अपनी बेटी को अपने साथ गाँव लेके चले जाते हैं। कहानी यहीं पे नहीं रुकी दोस्तों।
जब गांव पे लेके चले जाते हैं, अपने साथ उन्हें जब रखने लगते हैं, तो आप लोग को पता है कि जब एक ब्याही बेटी जब अपने ससुराल छोड़कर अपने घर रहने लगती है, तो गांव मोहल्ले टोले वाले कितने लोग शिकायत करने पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से यही कारण था कि कल्पना सरोज के जीवन में भी बहुत सारे ताने सुनने पड़े। बहुत लोग बोलते थे क्या कर रही है, ससुराल छोड़ दी है, ये है वो है, बहुत तरह के गंदे सही बुरे भले सब तरह के उन्हें ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन हुआ ये कि इन सब तानों से उब कर कल्पना सरोज सोची कि अब इस जिंदगी में कुछ रह नहीं गया है, इस जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, इससे अच्छा है कि अपनी जिंदगी मतलब खत्म कर दी जाए। उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली। तो आत्महत्या करने की जब उन्होंने ठान ली, तो अब उन्होंने क्या किया, जो खटमल मारने वाली जो दवाई आती है उसने उन्हें 2-3 बोतल उन्होंने पी लिया। तो जब वो हुआ क्या है, जब वो रूम में सब जब अपने आत्महत्या कर रही थी, जब उनकी जो क्या बोलते हैं किसी बुआ ने देख लिया, जब उनके मुंह से झाग वाग निकल रहा था, सब आनंद फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बचाने के हालत में तो नहीं थी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। जब कहते हैं दोस्तों, जब ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डुलता, उन्हीं की मर्जी के सामने सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो जो ऊपर से तो उनका कुछ और ही लिखा हुआ था, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। यही रीज़न है, यही वजह है कि वो उतनी जहर पीने के बावजूद भी वो मतलब डॉक्टर को भी लगा था वो बच नहीं पाएंगी, फिर भी जो मंजूर था ऊपर वाले को होना तो वही था, वो बच गई। जब वो बच गई तो उन्हें लगा कि इस नए जीवन में अब वो मेरा पुराना वाला जो कल्पना सरोज था वो तो मर गई, लेकिन अभी हमारा एक नया जन्म है, इस नए जन्म में मुझे कुछ नया करना है। वो फिर से अपने जीने की इच्छा शक्ति को वो मतलब मजबूत की और जीने को ठानी, और फिर से वो जीने लगी। और क्या होता है, 16 साल की उम्र में अब वो सोचती हैं कि गांव में तो रहना मुश्किल था, लगभग 16 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। तो 16 साल की उम्र में अपने चाचा जो उनके महाराष्ट्र में जॉब करते थे मुंबई में, उनके साथ मुंबई चली गई। मुंबई चली गई, इतने सारे मतलब प्रॉब्लम झेलते हुए, इतने सारे समस्याओं को झेलते हुए, उनका भी अपना थोड़ा सा तो दृढ़ संकल्प जो होता है वो डाउन हो चुका, मोटिवेशन उनका डाउन हो चुका था। ऐसे वो सिलाई में अच्छी थी, लेकिन जब उनके चाचा उन्हें किसी कंपनी में ले गए मतलब वहाँ पे जॉब रखवाने के लिए, जॉब पे रखवाने के लिए कि वहाँ पे कुछ नौकरी करे, कुछ रुपए कमाए, ये बोली कि मैं कुछ कमाना चाहती हूँ इसलिए। तो वो गई, तो उन्हें सिलाई बोले कि सिलाई आता है, लेकिन उनसे उस दिन सिलाई अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए वहाँ का जो मालिक था, ऑनर जो था, उन्होंने सिर्फ धागे काटने का उन्हें काम, कपड़े काटने का, धागे काटने का काम दे दिया। कुछ महीने बाद वो अपने इच्छा मतलब जो अपने आप को मोटिवेशन को पुशअप की, अपने पोटेंशियल को पुशअप की, अपने आगे खुद को मतलब थोड़ा मजबूत बनाया, और वो फिर से सिलाई वाले कदम में बढ़ गई। जब सिलाई करते करते वो वहाँ का क्या हुआ कि सिलाई करते करते बहुत अच्छी सिलाई करने लगी, और ऐसा करते करते वहाँ का वो सीनियर मास्टर टेलर बन गए। कहानी अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, कहानी अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे और भी है। जब वो सीनियर मास्टर टेलर बन जाती हैं, तब उन्हें लगता है कि क्यों ना कुछ खुद का किया जाए। तो वो क्या करती हैं, खुद का अपना एक क्या बोलते हैं कि एक टेलर जो मशीन होता है वो ले आती हैं। जब वो टेलर मशीन ले आती हैं, खुद के अपने घर पे काम करती हैं। और एक दिन होता क्या है, देखिए मंजूर जो रहता है और जो आदमी को आगे अपना करने का जो इच्छा शक्ति आगे बढ़ने का, यहीं पे क्या होता है, उनकी एक छोटी बहन रहती है जो किसी बीमारी से ग्रसित हो जाती है। मुंबई पहुंचती हैं दिखलाने, और इससे पहले होता क्या है कि उनके पिता की जॉब भी चली जाती है, तो क्वार्टर भी छीन जाता है, तो सारे इनके परिवार लोग मुंबई में रहने आ जाते हैं। तो इन्हीं की नौकरी से जो पैसे मिलते थे, उसी पैसे से घर का अब पालन पोषण हो रहा था, भरण पोषण हो रहा था। तो अब क्या होता है कि पिता की नौकरी भी चली गई, उनके बाद छोटी बहन एक बीमारी से ग्रसित हो जाती है। जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो पता चलता है कि इन्हें ऑपरेशन में जो भी बहुत सारे मतलब कुछ लाख रुपए चाहिए, मतलब जो इन्हें अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल था, इनके परिवार के लिए भी मुश्किल था, नहीं कर पाती हैं। इस वजह से होता क्या है कि वो अपनी बहन का इलाज नहीं करवा पाती हैं, बहन का देहांत हो जाता है। तो इस वजह से कल्पना सरोज को बहुत बड़ा एक धक्का लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, एक पैसे के वजह से मैं अपने बहन को गवा चुकी हूँ। तो उन्हें उसी टाइम लगता है कि ज़िंदगी में पैसे कमाना बहुत ही ज़रूरी है, और पैसा होना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। अब वो पैसा कमाना चाहती है, खुद को एक अब नई राह पे लेके जाना चाहती हैं। तब उसने क्या हुआ कि जब जब वो ऐसा सोचती हैं कि नहीं हमें अब कुछ आगे करना है, आगे बढ़ना है, तब तब कल्पना ने अपनी ज़िंदगी से गरीबी मिटाने का प्रण लिया। जैसे कि हम लोग डिएक्शन में प्रण लेते हैं ना कि अब हमें डिएक्शन में आना है, गरीबी को भगाना है, बीमारी को भगाना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से कल्पना ने भी अपनी ज़िंदगी से गरीबी मिटाने का प्रण लिया। उन्होंने सोचा कि अगर रोज़ जो कुछ कुर्ते सिलते थे, जो ब्लाउजेस सिलते थे, 40 रुपये मिलेंगे, घर की मदद भी होगी। तो इस वजह से उसने क्या किया, 16 घंटे काम करने स्टार्ट कर दिए और पैसे जोड़ के घर वालों की मदद करने लगी। अब यही नहीं दोस्तों,
इसी दौरान कल्पना सरोज ने देखा कि सिलाई और बुटीक की काम में काफ़ी स्कोप है, अगर इसमें हम अच्छी सिलाई कर रहे हैं, अच्छा स्कोप है, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, क्यों ना खुद का किया जाए। तो उन्होंने एक बिजनेस के तौर पर इस चीज़ को समझा और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक जो चलाई जाने वाली जो स्कीम है, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना करके एक स्कीम आती है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपये का कर्ज लेती हैं कल्पना सरोज। 22 साल की उम्र में फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने काफ़ी सफलता मिली। बाद में कल्पना सरोज एक ब्यूटी पार्लर दुकान खोलती हैं, शुरू करती हैं, जिसमें उन्हें भी काफ़ी मुनाफा हुआ। इसके बाद कल्पना ने स्टील फर्नीचर के एक व्यापारी से विवाह कर लिया, लेकिन वर्ष 1989 में एक पुत्री और पुत्र का जिम्मेवारी भी उनके सर पे आ जाता है और इसी बीच उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। तब उन पे एक परिवार तो पहले से ही था, एक परिवार और एक बेटा और एक बेटी, पुत्र और पुत्री हो जाती है और पति भी का भी देहांत हो जाता है। अब वो करेंगे क्या, फिर से वही प्रॉब्लम। अब क्या होता है, कल्पना के संघर्ष और मेहनत को जानने वाले, कल्पना इस बीच बहुत फेमस हो चुकी थी क्योंकि एक दलित फैमिली से निकलकर जहां वो 2 रुपये का एक गोबर का वो बनाकर बेचती थी, अब वो मतलब एक अपना अच्छा खासा बिजनेस, एक ब्यूटी पार्लर था, एक फर्नीचर की दुकान थी और बहुत सारे लोगों को अपनी कंपनी में जॉब भी देने लगे थे। इससे बहुत सारे लोग उनको जानने लगे थे, समझने लगे थे। इसी बीच जो कल्पना के जो संघर्ष और मेहनत को जानने वाले बहुत सारे उनके फैन भी हो गए थे, तो मुंबई में उनको एक अलग पहचान मिल गई। इस वजह से जान पहचान के बल पर कल्पना को पता चला कि 16 साल से एक बंद पड़ी कंपनी है जिसका नाम था कमानी ट्यूब्स। एक कमानी ट्यूब्स करके कंपनी थी जो 17 सालों से बंद पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके कामगारों से शुरू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट बोली उसके जो वहां जो भी इंप्लॉय जो काम करते उन्होंने उसको बोला कि आप इसको शुरू कर सकते हैं। कंपनी के कामगार कल्पना से मिलते हैं, कल्पना सरोज से मिले और कंपनी को फिर से शुरू करने की मदद करने की अपील की। कल्पना सरोज से अपील की वहाँ के जो भी इंप्लॉयज थे कि इस कंपनी को आप अपने हैंड ओवर में लीजिए और कंपनी को थोड़ा आगे बढ़ाइए, हम लोग का भी सैलरी बहुत दिन से नहीं मिला है। ये कंपनी कई विवादों के चलते 1988 में बंद कर दी गई थी। कल्पना ने वर्करों के साथ मिलकर मेहनत और हौसले के बल पर 17 साल से बंद पड़ी कंपनी को मतलब इस तरह से उसमें अपनी जान फूंक दी, इतना मेहनत किया कि कल्पना ने जब कंपनी संभाली तो कंपनी के वर्करों को कई साल की सैलरी नहीं मिली थी। कंपनी पर करोड़ों का सरकारी कर्जा भी था। कंपनी की जमीन पर किराएदार वहां के कब्जा करके बैठे थे। मशीनें के कल पुर्जे में जंग लग चुका था, सब पुराने हो चुके थे। कल्पना 2000 में कंपनी के लिए संघर्ष कर रही थी और 2006 में कोर्ट ने उन्हें कमानी जो इंडस्ट्री है, कमानी जो ट्यूब्स है, उसका मालिक बना दिया 2006 में। 2000 से वो लड़ रही थी, किसके लिए, उन एम्प्लॉयज के जिनको पिछले 6 साल से वेतन भी नहीं मिली थी, और 2000 से लड़ते रहते 2006 हो गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कमानी ट्यूब्स का पूरा कारोबार उनको सौंप दिया, उनको मालिक बना दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कल्पना को कि 7 साल में बैंक के लोन चुकाने का निर्देश दिया कि 7 साल में जितने भी सरकारी कर्ज आपको चुका देना है। और तो कल्पना सरोज ने महज 1 साल में पूरे सरकारी जो लोन था उसको चुका दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी वर्कर्स के बकाया पैसे हैं उन्हें 3 साल में जमा कर देना है, दे देना है। अब महज 3 साल नहीं, महज 3 महीने में कल्पना सरोज ने उन वर्कर्स को सारा का सारा पैसा चुका दिया। इसके बाद कंपनी को मॉडर्नाइज किया, धीरे धीरे कंपनी के बाहर निकलकर प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। एक जो सीकर कंपनी थी, बीमार हो चुकी कंपनी को वहां से बाहर निकाल के मॉडर्नाइज करके क्या एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। दोस्तों, कल्पना सरोज की कमाल ही है कि आज कमानी जो ट्यूब्स है उसकी अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 500 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है कमानी ट्यूब्स, जो एक कितनी मतलब लॉस मेकिंग कंपनी थी। इनके इस महान उपलब्धि के लिए 2013 में उन्हें पद्म श्री सम्मान से भी नवाजा गया। इस तरह के देखते हुए कितनी एक महिला है, दलित परिवार से उठ के आई है, इस कंपनी को, इतने डूबे हुए कंपनी को उठा करके 500 करोड़ की कंपनी बना देती है। और इसी वजह से सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म श्री सम्मान से भी नवाजा। और कई बैंकिंग बैकग्राउंड न होते हुए, कोई इनका बैंकिंग बैकग्राउंड नहीं, कोई बैंकिंग का कुछ कोर्स नहीं पढ़ा, फिर भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया। इसके अलावा कल्पना सरोज कमानी स्टील्स, केएस क्रिएशन, कल्पना बिल्डर्स और डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट जैसी दर्जनों कंपनी की मालिक हैं। इन कंपनियों का रोज का टर्नओवर करोड़ों का है। समाज सेवा और उद्यमिता के लिए कल्पना को पद्म श्री और राजीव गांधी रत्न के अलावा देश विदेश में दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 रुपये कमाने वाली कल्पना आज 700 करोड़ के साम्राज्य पर राज कर रही हैं। दोस्तों, आपको कल्पना सरोज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी पार्ट आपको सही लगी, कौन सी पार्ट आपको खराब लगी, वो आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी जानने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर मंडे एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने आएगी। तो आप लोगों ने देखा आज कल्पना सरोज ने कैसे एक छोटे से लेवल से उठ करके इस मुकाम को हासिल की हुई है। तो हमें भी अपने जीवन में हमें ये सीख मिलती है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। मुश्किलें कितनी भी आ जाए हमें हार नहीं मानना है, अपने घुटने नहीं टेकने हैं, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और मुश्किलों का अच्छे से डट कर सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड डी एक्शन।